पक्के एलिजिबल हैं और पक्के करेंगे। अगर उसकी रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी पक्के होने का लेटर मिलता है तो उसकी सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें कुछ यूनियन भी शायद आपसे मिली थी, क्या मामला है वो आप बताइए पूरा। बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि यूनियंस का काम है कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान एक बार फिर से सिविक सेंटर हैं। जी हाँ, एक स्टोरी डाली थी, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, 7.5 लाख लोगों तक पहुंची। हर जगह से मुझे फ़ोन आए, कुछ लोगों के ये भी आए कि सर ये सवाल ज़रूर पूछिए, दोबारा मिलें। तो वही सवाल आज जो रह गए थे, जो आपने मुझे भेजे हैं, वही सवाल एक बार फिर MCD डैम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर जी से पूछने आया हूं और वो सभी सवाल आपके ही हैं, जवाब आपके आप तक पहुंचाने आया हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आइए चलते हैं संदीप कपूर जी के पास। एक बार फिर से आपकी मुलाकात कराने लाया हूं और इस बार क्वेश्चन मेरे नहीं हैं, जो आपने भेजे हैं, क्योंकि इंटरव्यू किया था डैम्स कमेटी के अध्यक्ष का हमने। आप लोगों ने 7 लाख से ज़्यादा देखा उसे और मुझे सवाल भेजे कि सर ये सवाल छूट गए, तो ये दोबारा ज़रूर पूछिएगा। तो एक बार फिर से हम आए हैं सर के पास और इस बार सवाल सिर्फ आप लोगों के लिए और आपके हित के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपका भी और आपके सभी दर्शकों का, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। पिछला वाला सर जो मैंने इंटरव्यू का शॉर्ट टर्म था, चलते फिरते आप बहुत बिजी थे तो उस शेड्यूल में से थोड़ा सा समय लिया था मैंने, और वो ऐसा वायरल हुआ कि 7 लाख लोगों तक और उससे ऊपर गया और इतने कॉल आए और इतने क्वेश्चंस आए। और आज मेरे सवाल नहीं है, जनता के सवाल हैं जो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार आप पूछिए सर से, ये तो वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल सर ये है कि जो पक्के कर्मचारियों का काम चल रहा था उसकी करंट अपडेट क्या है। 1000 कुछ तो आपने बताया था और ऊपर से 4000 का जो हाउस में पास हुआ था कुछ बिल, क्या है करंट अपडेट अभी? क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो कच्चे कर्मचारियों का अपडेट ये है कि दोबारा जब MCD के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई तो हमने अब तक 1140 कर्मचारी पक्के कर दिए हैं और अभी पिछले महीने की जो लिस्ट है वो आनी बाकी है, क्योंकि बीच में जो है वो चुनाव आ गए थे, तो चुनाव की वजह से, आचार संहिता लगे होने की वजह से जो फाइलें हमारे पास तैयार हो गई थी वो हम उसकी लिस्ट नहीं निकाल पाए थे। तो इसमें 250-300 और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हर महीने जो हम एवरेज 300 साढ़े 300 पक्के कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सभी कर्मचारियों के हित में है और वो कर्मचारी भी ध्यान से सुने। जो 2022 के जो रेजोल्यूशन था जिसमें पक्के करने की नोटिफिकेशन हुई थी, उसमें जो एवजेदार जो डेली वेजर हैं वो 2000 मार्च 2000 तक के हम पक्के कर रहे थे। अभी वो भी काफ़ी कर्मचारी पेंडिंग है और हम लगातार जो जोन है उनको लिस्टें भेज रहे हैं कि भाई ये देखो, जैसे ही हमने 19/11 की लिस्ट भेजी कि कितने आपने पक्के करने थे, कितने पक्के हो गए, कितने अभी लेफ्ट आउट केसेस हैं। ऐसी करुणा मूलक में भी हमने कितने पक्के करने थे, कितने पक्के हो गए और कितने अभी लेफ्ट आउट केसेस हैं। तो इसका तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने इस रफ्तार को आगे बढ़ाने की कोशिश की और करुणा मूलक और जो रेगुलर जो एवजेदार हैं उनके लिए नई डेट्स निकाली। अब आप ध्यान से डेट्स को जानिए। मार्च 2000 से लेके मार्च 2002 तक के बीच में जितनी भी ज्वाइनिंग जो एवजेदार या डेली वेजर्स हैं उन सबको पक्के करने की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, हाउस से पास हो चुका है और जोन में चले गए हैं। तो उनकी अब फाइलें बननी शुरू हो गई हैं, उनकी सीनियरिटी की लिस्ट हमारे पास आ गई है। ऐसे कम से कम 2500 कर्मचारी हैं जो आने वाले समय में पक्के एलिजिबल हैं और पक्के करेंगे। एक ये है। दूसरा जो करना मूलक क्या होता है कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहा है और काम के बीच में उसकी डेथ होती है तो कंपलसरी 100% उसके परिवार के किसी आश्रित को, अगर बच्चा 35 साल तक का है तो चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, जो आश्रित है वो या उसकी पत्नी, उसमें हमने एज लिमिट नहीं ली है, रिटायरमेंट से पहले होनी चाहिए। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि जो आप बता रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है वो है नहीं, जो हमारे हाँ। जो चाहे वो कच्चा है, हाँ,
जो हमारे जो कर्मचारी हैं ना, कच्चा नहीं, जो रेगुलराइज है कर्मचारी, जो रेगुलराइज कर्मचारी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए है ये। तो उसमें जो भी उनके आश्रित है 100% हम उनको जो है आगे डेली वेजर और फिर बाद में पक्का करते हैं। तो ऐसे जो भी करनामूलक कर्मचारी थे अभी तक 2010 तक जो रेगुलर हो गए, जो कच्चे थे जिनकी ज्वाइनिंग डेली वेजर पे हो गई थी, उन सबको हम पक्का कर रहे थे, लेकिन अभी उसमें काफ़ी छूट गए हैं, उनकी लिस्ट हमने दोबारा जोन में भेजी है। लेकिन काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक नया रेजोल्यूशन हाउस से पास करवा दिया, जिसमें 2010 से लेके 2015 तक के जो करनामूलक कर्मचारी जो उनके आश्रित ज्वाइन किए थे उनको भी पक्का कर रहे हैं। कितनी लिस्ट होगी सर ऐसे कर्मचारियों की तकरीबन? ये भी 1600-1700 की लिस्ट है। तो 3000 मोटा मोटा वो 1500 ये, तो ऐसा कुछ 4500-5000 कर्मचारी। और सर हम बात करें वैकेंसी की, तकरीबन तो कितनी वैकेंसी एमसीडी ने निकाली है टोटल हम बात करें दिल्ली? देखिए वैकेंसी इसमें अलग से कोई नहीं निकाली है, हमारे पास 700-800 वैकेंसीज हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हर महीने 250-300 कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो उनकी हम वैकेंसीज फिल करते रहते हैं ऐसे ही रेगुलराइज करने के बाद। और बाकी जहाँ तक आपने वैकेंसीज की बात की है, हमने एक सब कमेटी बनाई है, उसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हम हर जोन हर वार्ड में कर्मचारियों की चेकिंग कर रहे हैं कि कितने कर्मचारी अटेंडेंस दे रहे हैं, कितने कर्मचारी कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, कितने लॉन्ग लीव पर हैं, कितनों को सस्पेंड किया हुआ है, या कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो सफाई के काम की बजाय क्लर्की का या स्कूल में या कहीं और काम कर रहे हैं। तो उससे हमें ये पता करने में आसानी होगी कि जो हमने स्वच्छता कर्मचारी सफाई के लिए रखे हैं, क्या वो सभी कर्मचारी फील्ड में हैं, क्या वो सभी काम कर रहे हैं या उनको एडिशनल काम दिए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर 62,000 कर्मचारी जो कि हमने सफाई के लिए रखे हैं, वो 62 के 62,000 कर्मचारी सफाई व्यवस्था में रहे। अगर ज़रूरत है किसी और डिपार्टमेंट में वहाँ सफाई कर्मचारी ट्रांसफ़र किया है तो वहाँ और लोग रखे जाएं, उन वैकेंसीज़ को वहाँ फिल किया जाए। तो सफाई के डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली में स्वच्छता की सफाई की बहुत ज़रूरत है और यही हमारे कर्मचारी हैं, यही हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, जो कि सुबह बेचारे 5 बजे 4 बजे उठ के सड़कों पर आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा उठाते हैं और दिल्ली को साफ़ सुथरा करते हैं। सर आपने भी ये कहा कि ये चल रहा है कि कितने कहाँ से हैं, ये आप लिस्ट मंगा रहे हैं। अब इसमें ये भी है सर एक क्वेश्चन कि कुछ ऐसे कर्मचारी, बीच में आपने इस पर अपनी बात भी रखी थी, जो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अमाउंट दे के शायद कहीं और काम कर रहे हैं या घर कर रहे हैं, बीच में बयान भी आया था इस पे आपका बड़ा कठोर कि कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो कुछ पैसे दे के अपनी हाजिरी तो लगवा रहे हैं पर काम नहीं कर रहे हैं? देखिए ये जनता के साथ एक विश्वासघात है। जो जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में एमसीडी को आती है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन, उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। तो जो लोग ऐसे कामों में लिप्त होकर और जनता को धोखा दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का ऑलरेडी प्रावधान है, कोई नया प्रावधान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि लोग देखते नहीं हैं, उसको जो है बाईपास कर देते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि इस कमेटी के द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान हो और उनको दोबारा से काम और सिस्टम के अंदर लगाया जाए, और जो नहीं मान रहे हैं उन पे जो प्रावधान है हमारे पास डीएमसी एक्ट में, उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर एक क्वेश्चन ये है कि पक्के होने की जो सिलसिला है वो तो जब होगा जब आपके पास फाइल आएगी, आप तो तभी कार्रवाई करेंगे, पर निचले स्तर से वो फाइल आप तक नहीं आ रही है। इस कड़ी के बीच में थोड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है सर, उसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मेरे पास मैसेज हैं, फ़ोन भी आए कि सर हमारी तो फाइल ही नहीं कंप्लीट हो रही, कभी कह देते हैं ये ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे कि वो लोग क्या करें, कैसे आप तक पहुँचें? देखिए मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करता हूँ, और जो कमी है डिपार्टमेंट की जब तक वो उजागर नहीं होगी तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। तो हमने उस कमी को उजागर करने के लिए जो है वो लगातार पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमने इस कमी को उजागर किया है। और मैंने बताया 19 नवंबर का जो लेटर हमने सभी डीसीज और जोन्स के अंदर भेजा है, उसमें बिल्कुल हमने बताया कि जैसे मैं आपको कहूँगा साउथ जोन का है, उसमें 156 लोग पक्के होने थे सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से, लेकिन 118 हुए। तो जो 38 है उसकी हमने लिस्ट मांगी है, और हमने रीज़न मांगा है कि ये 38 क्यों नहीं अब तक इनकी फाइलें आई, या तो रीज़न दो आप या फाइलें भेजो। ऐसे ही वहाँ करनामूलक में 225 लोग पक्के होने थे, 115 हुए।
तो 110 क्यों नहीं हुए, इसकी हमने उनसे रीजनिंग मांगी और फाइल मांगी है। तो हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से बात कर रहे हैं, मीडिया में भी बता रहे हैं, अफसरों को भी लेटर द्वारा बता रहे हैं कि जो काम कारपेट के नीचे छुपे होते हैं उनको सामने लेकर आ रहे हैं। कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है और दिल्ली की जनता का हित सर्वोपरि है। ना तो पैसे का नुकसान होने देंगे और ना जो लोग काम नहीं करते उनसे काम करवाएंगे। सर एक सवाल ये है, पिछले दिनों आपने रिटायरमेंट से 3 दिन पहले एक सज्जन को परमानेंट किया। अब मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे भी डाली तो लोगों के क्वेश्चन ये आए कि क्या उनको जो सुविधाएं हैं सरकारी एम्प्लॉय की जो मिलती हैं, उनका फंड, ग्रेजुटी से लेके पेंशन, वो सुविधाएं ऐसे कर्मचारियों को मिलेंगी जो रिटायरमेंट के तुरंत 2-4 दिन पहले पक्के होते हैं? इस पर आप बता दीजिए लोगों को। देखिए, पूरी सुविधाएं मिलेंगी। रिटायरमेंट से चाहे एक दिन पहले लेटर मिले, सुविधाएं पूरी मिलेंगी। उनको पिछले 21 साल का जो एरियर है वो भी रहेगा, उनकी तनख्वाह जो बढ़ी हो उसके हिसाब से उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे। और ऐसे केसेस, क्योंकि मैं हर बुधवार को अपने ऑफिस में जो 107 नंबर है ए विंग में सिविक सेंटर में मैं एक जन सुनवाई रखता हूँ, और इस बार भी कम से कम 150 के करीब मेरे पास कर्मचारी आए और मैं डायरेक्ट कर्मचारियों से ही बात करता हूँ। मैंने मना किया है कि कोई यूनियन का व्यक्ति, कोई वकील नहीं आएगा। वो कर्मचारी टोक रहा हूँ, आप जो सुनवाई करते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, मैंने आपको फ़ोन भी किया था, मैंने सर कहाँ बैठते हैं, क्या एड्रेस है। कई लोगों के आए कि सर हम कुछ होगा तो नहीं, हमें वो डरते बहुत हैं कि हमारी नौकरी ना चली जाए, हमारे जो आप नीचे के जो अफसर हैं वो ना चिढ़ जाएँ कि आप एकदम वहाँ कैसे पहुँच गए। ज़रा उन लोगों को सतर्क कर दीजिए, आपसे बेझिझक मिल सकते हैं आके। देखिए, सभी सफाई कर्मचारी जो दिल्ली के हैं, मैं उन्हें दोबारा बता रहा हूँ, ये जन सुनवाई ऑफिशियल एक कार्यक्रम है जिसमें कर्मचारियों की समस्याएं सुनकर उनको रिजॉल्व करना है, उनको दूर करना है। मेरे साथ एडीसी, एओ, यहाँ के जो लेबर वेलफेयर के ऑफिसर्स, ये सारे बैठते हैं और ये एक ओपन, मतलब बिल्कुल ओपन है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उन सभी कर्मचारियों का आह्वान करते हैं जिनके काम अटके हुए हैं, जिनके नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो जोन में है चाहे हेडक्वार्टर में है। आप आ सकते हैं रूम नंबर 107 ए विंग के अंदर हर बुधवार दोपहर को 2 बजे। इस बार भी मैं कम से कम 2.5 घंटे बैठा अपने अधिकारियों के साथ। तो ये जो एक कर्मचारी की आपने बात की, वो इसी जन सुनवाई में ही तो आया था। तो सुनो, तो उसको तो तोहफा मिला ना। नहीं तो अगर वो इधर उधर घूमता, फाइल कहाँ पड़ी थी। हमने अधिकारियों से बातचीत की, आपके मीडिया के बहुत सारे साथियों ने भी सपोर्ट किया, एक हाइप बनी और उस व्यक्ति का काम हुआ। ऐसे ही पहले भी हम कम से कम 3-4 ऐसे कर्मचारियों को जो जैसे 2 या 3 तारीख को रिटायर हो रहे थे, 29 तारीख को हमने उनके लेटर्स बनवाए। और अब हमने सभी डीसीज को और जोनल ऑफिसेज को बता दिए, क्योंकि हम हर हफ्ते एक मीटिंग रखते हैं इसी के साथ, कि जो भी ऐसे फाइलें हैं जिसमें रिटायरमेंट की डेट बिल्कुल नज़दीक है, उनको आप प्रायोरिटी पे डील कीजिए। क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद अगर आप पक्का करते हो तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अगर रिटायरमेंट हो गया मान लीजिए, फिर वो ज़ीरो है उसके लिए, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुका है। तो अगर रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी आपके पास आता है तो उसे पूरी वो सुविधाएं मिल जाएंगी। रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी आता नहीं है, आना तो पहले ही पड़ेगा उसे। लेकिन अगर उसकी रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी पक्के होने का लेटर मिलता है तो उसकी सभी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान। सर उन लोगों को आप स्पेशल बोल दीजिए जो पढ़े लिखे नहीं होते कर्मचारी, उनको पता नहीं होता, उनको सही से गाइडेंस नहीं मिलती, उनके जो ऊपर अफसर हैं वो उन्हें सही से सलाह नहीं देते या फिर झोल में लटका देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि आप कहाँ बैठते हैं, मुझे मिलना किससे। क्योंकि मैं रूबरू हो रहा हूँ तब मुझे ये पता चल रहा है कि मामला सर बड़ा विकराल है। जानकारी के अभाव में वो अपनी गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं खो रहे हैं। देखिए, जो इतनी सारी यूनियंस हैं, उन यूनियंस का काम क्या है? उन यूनियंस, अगर वो यूनियन अच्छा काम करना चाहती है तो कर्मचारियों को गाइड करना, उनकी सपोर्ट करना। अब मैं देखता हूँ कि वो ये काम कम और कर्मचारियों को भड़काने का काम को यूनियन ज़्यादा करती हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें मैं कोई नहीं लूँगा तो उसमें क्या है कि किसी यूनियन को बुरा लगेगा, लेकिन मैं एक बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि यूनियंस का काम है कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना। जो कर्मचारी पढ़ा लिखा नहीं है उसको गाइड करना, उसको लेके जाना, उसको बताना कि कहाँ से क्या काम होगा। सिर्फ आप भड़का कर कर्मचारियों को अपने पीछे मत लगाएं, कर्मचारियों को काम करने दें, क्योंकि अगर वो काम करेंगे तभी दिल्ली साफ रहेगी। अब वो सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है। तो बहुत सारे कर्मचारी हैं, फ्लेक्सिबल है, वो कहते हैं भाई हमें आप बताइए, हम अपना काम निपटाएंगे जो भी समय मिलेगा। सर एक नया मामला अभी सामने आया था,
एमसीडी ने नोटिफिकेशन किया नाइट ड्यूटी का सफाई कर्मचारियों का, इसमें कुछ यूनियन भी शायद आपसे मिली थी, क्या मामला है वो आप बताइए पूरा। ऐसा नाइट ड्यूटी का आपकी तरफ से एमसीडी की तरफ से नोटिफिकेशन है कुछ लोगों के लिए जो करेंगे सफाई कर्मचारी। अब इसमें सवाल ये है कि कई वार्डों में उनसे 2 शिफ्टों में काम करवाया जा रहा है, सुबह बुलाया जाता है, शाम को भी बुलाया जा रहा है, और वो कहते हैं कि सर हमसे 1 शिफ्ट कराइए, आप 1 करा लीजिए पूरी, तो दोबारा क्यों बुला रहे हैं सुबह की करके शाम को। तो वो कहते हैं लिख के दो कि आपको ड्यूटी नहीं करनी और जाके डीसी से मिल लो। और मेरे सामने है कई ऐसे, मैं बता नहीं सकता पर मेरे सामने है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। देखिए इसके एक्चुअली ये ऑर्डर पीछे पहले भी आया था 3 महीने पहले, लेकिन बाद में फिर इवनिंग का हो गया, अब फिर जो है नाइट शिफ्ट का ऑर्डर आया, क्योंकि बहुत सारे शहरों के अंदर रात को सफाई होती है, और जैसे आप इंदौर वगैरह की बात करें वहाँ भी रात को सफाई होती है। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि रात को ट्रैफिक कम होता है, आपको डिस्टर्बेंस कम होती है, जो काम आप दिन में 2 घंटे में करेंगे रात को मुझे लगता है 1 घंटे में काम हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जब नागरिक सुबह उठ के बाज़ारों में जब निकलता है तो हमने देखा है कि दुकानदारों की कईयों की आदत होती है रात को जब शटर डाउन करते हैं तो अंदर की सारी गंदगी सड़क पे फेंक के चले जाते हैं। तो सुबह जब नागरिक साफ़ सुथरा घर से निकल के शहर के लिए निकलता है तो उसे सड़कों पे कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है। तो हमारी कोशिश ये है कि सड़कों पे सुबह कूड़ा ना हो, और सिर्फ मार्केट्स के लिए ये ऑर्डर आया था, लेकिन देखिए कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए, ये बड़ा क्लियर है। जो क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया, मेरी बात हुई है कर्मचारी से, वो कहते हैं कि सुबह भी बुला रहे हैं और उसके बाद हमें रात की ड्यूटी भी करवा रहे हैं, यानी 2 बार आ रहे हैं। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं कि आप सीधा डीसी से बात करें, वो कहाँ हम सर डीसी से बात करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि कर्मचारी भी व्यक्ति है और उसका शोषण नहीं होना चाहिए। जो कर्मचारी अपने वर्किंग प्लेस के नज़दीक है नाइट ड्यूटी पे उन्हीं को लगाना चाहिए। जैसे मेरे वार्ड में है तो मेरे वार्ड में कुछ कर्मचारी नज़दीक रहते हैं, वो खुश हैं, वो अपना रात को आते हैं, बड़े हंसी खुशी आते हैं। मैं भी कई बार बाजार से निकल रहा होता तो उन्हें ग्रीट करता हूँ, फ़ोटो खिंचवाता हूँ। और मतलब देखिए मेन मोटिव क्या है कि दिल्ली की जनता को साफ़ सुथरी दिल्ली मिले, सुबह जब वो उठें तो बाज़ारों के अंदर गंदगी ना हो, रात को ही सफाई। और हम टिपर्स भी भेजते हैं रात को जो कि कूड़े को उठाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं समन्वय होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। जो कर्मचारी रात को आराम से आ सकता है, इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कर्मचारियों को कहूँगा कि भाई आपके दम पर ही हम दिल्ली को साफ़ करने क्या जो है हामी भरते हैं, तो आपका सहयोग तो बहुत ज़रूरी है। और आप हंसी खुशी शिफ्ट एक ही होनी चाहिए। तो मैंने यही आ रहा है कि 2 शिफ्टें करा रहे हैं एक कर्मचारी से, वो नहीं होना चाहिए, यानी 1 शिफ्ट में आप काम कराइए, 1 शिफ्ट कोई भी, चाहे नाइट हो इवनिंग हो कोई भी, शिफ्ट एक ही होनी चाहिए। और हंसी खुशी जो है और अपनी इच्छा और मर्जी से आप दिल्ली को साफ करने का जो बीड़ा उठाया कर्मचारियों ने उसको पूरा। सर एक और मामला भी आया है, पहले से चला आ रहा है पर आज पेपर में भी ये आया है कि कुछ कर्मचारी 7th पे कमीशंस का जो उनका अपना भुगतान था वो नहीं मिला बहुत सारे, पर 42 लोगों की ऐसी लिस्ट है जिन्होंने डबल ट्रिपल ले लिया है, और ये ऑडिट रिपोर्ट में आया है बाकायदा। इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे, क्या है इस पूरा? ये तो एक फाइनेंशियल मैटर है आपका नहीं, पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये तो एक फाइनेंशियल मैटर है, और अगर हम किसी व्यक्ति के हिसाब से सोचें या संस्था के हिसाब से सोचें तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो रिकवर होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि वो पैसा रिकवर होना चाहिए, और कर्मचारियों को भी ध्यान रखना चाहिए अगर किसी की गलती से आपके पास एडिशनल पैसा आ गया तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है, दिल्ली की जनता का है, तो जनता के पैसे को ख़राब नहीं होना चाहिए। और सर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि है फाइनेंस का, पर आप हैं तो आपसे पूछ लेता हूँ, मेरे अकाउंट में 1000 रुपये हैं, मैं 2000 कैसे निकाल सकता हूँ? कहीं तो गड़बड़ है जहाँ से ये पास हुआ फंड, ऊपर तो बैठे हुए हैं कोई ना कोई, क्योंकि कैसे दे सकते हैं मेरे अकाउंट में 1000 और मुझे 2000 दे दिए। गलती 2 जगह है, जिसने फंड ट्रांसफ़र किया उसकी भी गलती है और जिसने लेके निकाला उसकी भी गलती है। तो ये तो डबल मिस्टेक है। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कर्मचारी। सर एक और सवाल आया, सवाल ये था किसी कर्मचारी का ही था कि वो सालों से काम कर रहे हैं, सफाई का काम है, गंदगी में बीमारियों का बड़ा डर है, तो कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं काफ़ी सरकारों से कि हमें कैशलेस कार्ड दे दिया जाए हेल्थ, हमारे पास वर्दी नहीं होती, जूते नहीं होते। अब क्या दिल्ली में सरकार चेंज हुई है आपकी, तो अब इस तरफ ध्यान है कि उनके इलाज के लिए उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी हमें सुविधा मिलती है पर हालत इतनी है, भीड़ अपना काम करें या फिर वहाँ पर जाएं, पूरा दिन लग जाता है, तो हमें कैशलेस कार्ड की सुविधा दे दी जाए। देखिए कैशलेस कार्ड पे तो समझिए कि आखिरी स्टेज पर ही है, ऑलमोस्ट ये सारा काम हो चुका है
और ESI हॉस्पिटल की सुविधा भी जो है वो उस पर भी लगातार चर्चा चल रही है और इस पर जल्दी अच्छी न्यूज़ आएगी। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ जो कर्मचारियों को जो औजार है, वर्दी है, जो खासकर रात को जब नाइट शिफ्ट में काम करते हो तो रिफ्लेक्टेड जैकेट्स हैं। तो हमारे दिल्ली के अंदर 3 स्टोर हैं, तो तीनों स्टोर के अंदर अभी हमने भरपूर सामान, जिसमें फावड़ी, उनके रिक्शा हो गया, व्हील बैरो हो गया, ऐसी हम लगातार आपूर्ति कर रहे हैं। और लगातार SIs को निगम पार्षदों के थ्रू मैसेज भी जा रहा है कि आपको जिस चीज़ की कमी है वो आप इमीडिएटली जो SS या जो एक्सियन डैम्स है उससे इंडेंट करवा के आप स्टोर से लीजिए। और मेरे पास बहुत सारे वार्डों के मैसेजेस आए हैं पार्षदों के कि उनको वहाँ गए, उनको मटेरियल मिला है। हमने ये भी कहा है कि जो मटेरियल कम होता है उसको फटाफट इंडेंट करवाएं। अधिकारियों को भी हमने एक्टिवेट किया और मेरे पास भी लगातार हर हफ्ते जो स्टॉकिंग की लिस्ट आती है, तो इस पर हम लोग बहुत सीरियस हैं, क्योंकि अगर झाड़ू, फावड़ी ऐसे बेयर मिनिमम अगर औजार भी नहीं होंगे तो फिर वो कैसे काम हो। तो इस पर हम लोग सीरियस हैं और लगातार काम कर रहे हैं। सर सवाल अब ये कि आपने सारी संख्या तो बता दी कब से कब तक के लोग पक्के होंगे, पर कुछ मैसेज ऐसे आए कि जो 90 के हैं, 98 के, इनके बारे में क्या कुछ चल रहा है? इनके बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। वो कह रहे हैं कि आप 2000 और इस सब तो बता रहे हैं, पर हम तो उनसे भी पुराने हैं, हमारा क्या होगा? वो थोड़े परेशान हैं इसको लेकर कि हमारा नंबर आएगा भी कि नहीं। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी सारी कमियां कई बार कर्मचारी की अपनी फाइल में होती हैं, लॉन्ग एब्सेंट है या और भी कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी फाइलें जो हेडक्वार्टर में आती हैं, जोन से आती हैं। तो अभी हमने कुछ लिस्टें हमारे पास आई हैं कर्मचारियों की, हमने DCs के साथ मीटिंग की है और हमने उन्हें कहा कि एक मुश्त उन सभी कर्मचारियों को DC ऑथेंटिकेट करके भेज दे, हम उन फाइलों को क्लियर करेंगे। लेकिन प्रोसेस ये है कि DC ऑथेंटिकेट करके इन फाइलों को दे। DC को भी हमने काफ़ी टाइट किया है कि भाई आप इसकी पूरी इंक्वायरी कर लें, कर्मचारियों से मिल लें, जो लेफ्ट आउट केसेस हैं उनको वंस फॉर ऑल एक बार क्लियर कर दें। और आपने देखा हो जो 98 से 2000 के बीच में, क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है, जो पक्के नहीं हुए हैं उनकी लिस्ट ऑलरेडी हमने भेज दी है। ऐसे कम से कम 4090 कर्मचारी हैं, उनकी लिस्ट हमने ऑलरेडी, उनके नंबर्स हमने जोन्स में जोन वाइज भेज दिए और उन्हें कहा कि इसके रीज़न दो। ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि कोई भी लेफ्ट आउट केस ना रह जाए, क्योंकि एक भी कर्मचारी रहता है तो उसके परिवार के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो एलिजिबल है, वो काम कर रहा है हमारे यहाँ, और अगर वो पक्का नहीं होता तो उसको बहुत नुकसान है इसमें। तो इस पूरी चीज़ को हम समझते हैं और इसके ऊपर बहुत सीरियस है और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि जैसे मुझे, आप तो दिल्ली का देखते हैं, खैर मुझे देश के हर कोने से फ़ोन आए, तो अब मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को बता दें, देश के किसी भी कोने में कोई हो, कि अगर उसकी समस्या नगर निगम से रिलेटेड है तो वो किस अधिकारी से मिले अपने क्षेत्र में। लोगों को पता नहीं है, वो मुझसे पूछ रहे हैं, शायद आपको सुनकर वो लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किन से मिले वो अपने यहाँ अगर उन्हें परेशानी है तो? देखिए, वैसे तो हर दिल्ली क्योंकि बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ कमिश्नर है, लेकिन चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर होते हैं जो छोटी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, तो उन अधिकारियों से मिलें। और मेरा ये कहना है कि जो भी आप पत्राचार करें, मतलब जो भी बातचीत करें, अगर रिटर्न में करें तो अच्छा है। आप नहीं बना सकते तो किसी और से बनवा लें। लेकिन क्या होता है कि रिटर्न में करने से वो चीज़ रजिस्टर्ड भी होती है, उस पर एक्शन लेना भी अधिकारी के लिए आसान होता है, क्योंकि आप सारी चीज़ लिख देते हैं। तो इसलिए कहीं भी आप अपनी कंप्लेंट दें तो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, या डिप्टी कमिश्नर जैसे हमारे दिल्ली में है, तो वैसा हो सकता है, उनसे आप मिलें, लेकिन रिटर्न में करें और सादे कागज़ में दें। कोई ऐसा और टाइपिंग है नहीं है, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी इन्फॉर्मेशन रिटर्न में जानी चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है। जो आपसे नहीं मिल सकता हो यहाँ के सर, तो आपसे पत्राचार के माध्यम से भी अपनी कंप्लेंट आपको भिजवा सकता है यहाँ, क्योंकि कई लोग डरते हैं, मैंने बार बार कहा कि वो आप तक। देखिए, मैं बताया, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं कर्मचारी रिलेटेड। आपने अब लिख के भेज दिया, वो ठीक है नहीं है, हम बाकायदा उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, चीज़ को समझते हैं, कहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है, कौन उनका शोषण कर रहा है, और उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। तो ज़रूरी है कि आप व्यक्तिगत तौर पे मिलें तो समस्या के सुधार में तेज़ी से फ़र्क आएगा, क्योंकि लेटर्स कई बार आते हैं, उनमें क्लैरिटी नहीं होती, कई बार फ़ोन नंबर्स नहीं होते, कई बार एड्रेस नहीं होते हैं, तो हमें कांटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन भेजें तो प्रॉपर पूरी भेजें, फ़ोन नंबर भेजें, अपना एड्रेस भेजें, अपना BMID नंबर भेजें, अपना जोन भेजें, अपना वार्ड भेजें, तो इन्फॉर्मेशन पूरी दें तो हम उस पर एक्शन लेंगे।
सर चलते चलते एक राजनीति सवाल आपसे, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। अभी आयुक्त साहब ने बजट पेश किया, आम आदमी पार्टी से ये रिप्लाई आया कि 16,000 कुछ बजट है, 16,000 तो एमसीडी पे कर्जा ही है, तो विकास कैसे होगा, ये उनका आरोप है। देखिए, जो कर्जा है वो 2-3 तरीके से है। एक तो उस पर दिल्ली सरकार की तरफ से ब्याज है जो 50% है। वो जब शीला दीक्षित ने, जब हमको पैसे की कमी होती थी, जो पैसा एक्चुअली उन्हें एज ए हेल्प देना चाहिए था, तो उन्होंने उसको जो है वो लोन के अंदर डाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो लोन खड़ा है, उसके ऊपर ब्याज भी बनता जाता है। 50% पैसा तो वो है, कुछ पैसा हमारे कर्मचारियों के एरियर्स का ड्यू है, कुछ ठेकेदारों का है कुछ अमाउंट, तो यही अमाउंट है। लेकिन ये सारा अमाउंट जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मुश्त दिल्ली सरकार से या जैसे भी हमें मिले उसे उतारें, लेकिन डेवलपमेंट के काम में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी ये। और आप देख भी रहे हैं कि 2.5 साल जो है आम आदमी पार्टी रही, उसने समितियों का गठन नहीं किया, स्टैंडिंग कमेटी नहीं गठित की, जिससे 5 करोड़ से ऊपर के कामों को एलोकेट करने में दिक्कत आई, लेकिन फिर भी हमने उसके रास्ते निकाले। तो अब तो पूरी एमसीडी गठित हो चुकी है, हमारे मेयर हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, जोन कमेटियाँ हैं, एडिशनल कमेटीज़ हैं जो है, तो इस समय पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास। और फिर ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो लगातार आप देख रहे हैं कि काम हो रहे हैं। कूड़े के पहाड़ जो पहले सिर्फ 10,000 मीट्रिक टन पर डे साफ होता था, आज 35 से 40,000 मीट्रिक टन, 3 से 4 गुना स्पीड है। जितना कूड़ा जनरेट होता था, आज उसका 50% तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जा रहा है। उसके अलावा उस कूड़े को कैसे हम ख़त्म करें, 100% जितना कूड़ा जनरेट होता है, उसके लिए टेंडर्स ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं। कूड़े के पहाड़ों को कम करने के लिए एडिशनल टेंडर्स फ्लोट हो रहे हैं। मशीनों की जो कमी हो गई थी, उन मशीनों की कमी को दूर करने के लिए भी टेंडर्स फ्लोट हो रहे हैं। तो काम आगे बढ़ चुका है, प्लानिंग से आगे बढ़ के एग्जीक्यूशन पे है। आज की डेट में कम से कम 15 ऐसे टेंडर्स हैं जो काम के लिए आगे हम बढ़ा चुके हैं। तो आने वाले 1-2 महीने में आपको दिखेगा कि बहुत सारी मशीनों का हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, बहुत सारे नए काम हमने जो है वो कंपनियों को दे के उनको शुरू किया है। तो तेज़ी से और तेज़ रफ्तार से दिल्ली को साफ़ सुथरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है एमसीडी में, वो कार्य कर रहा है अपने मेयर साहब के नेतृत्व में। सर चलते चलते आखिरी सवाल, आपके सफाई कर्मचारी से लेकर एमसीडी में जितने कर्मचारी आपके अधीन है जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। कर्मचारी और हम एक ही यूनिट है और हमको दिल्ली को साफ़ रखना है। तो साफ़ सुथरा रखना है तो अपना आराम छोड़ना पड़ेगा, और दिल्ली को साफ़ रखने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, और अच्छे से और मेहनत से दिल्ली को हम साफ़ करें। जहाँ जहाँ कूड़ा पड़ा है उसको डेली बेसिस पे उठाएं और दिल्ली को साफ़ सुथरा रखें, अपना स्वास्थ्य भी और दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। नमस्कार। जितने आपके सवाल थे सबका जवाब आज आपको मिल गया होगा, और ये बड़ा इंटरव्यू है, आप पूरा देखिए ज़रूर, क्योंकि इसमें दिल्ली से रिलेटेड ही जवाब नहीं, जो मुझे फ़ोन आए थे हर कोने से, उनका जवाब भी इसमें मिल गया है। कैसे स्वच्छ रखना है, और सबसे बड़ी बात जो कही, डरना नहीं है। जो लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, सर हम जाएं तो कुछ होगा तो नहीं, हमारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी जनाब। आप बेहिचक आइए यहाँ से, हर बुधवार सर ने बता दिया यहाँ पर बैठते हैं। ऐसे जुड़े रहें, फिर किसी दिन नए मुद्दे लेकर आपके सामने आऊँगा। मैं राजेश्वर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद।